बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल पैराडियम। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरेटिकल किसको कहते हैं और पैराडियम क्या होता है। थ्योरेटिकल जो होता है उसको कहा जाता है लॉजिक, कि किसी भी सोसाइटी की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है और उसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। और जो पैराडियम है उसका मतलब होता है इमेज ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का इमेज क्या है, वो सोसाइटी में कैसे प्रोसीड कर रही है। तो इस लेसन में हम साइलेंट जो पैराडियम है वो 3 किस्म के होते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन पैराडियम है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडियम है और सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडियम है। इनकी हम डिटेल देखते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि थ्योरी इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ हाउ एंड वाई स्पेसिफिक फैक्ट आर रिलेटेड। तो थ्योरी जो है वो एक स्टेटमेंट है, उसमें ये जाना चाहता है कि कौन से फैक्ट जो उस सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे वो कारामद आते हैं और वो क्यों होते हैं, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ हो सकती है। अब ये देखें कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब आप सर्वाइव कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उसके इश्यूज जो होते हैं उसको आप स्टडी करते हैं और कुछ फैक्ट्स को उस सोसाइटी के साथ हम कनेक्ट करते हैं और कुछ इश्यूज के जो हमें आंसर मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं थ्योरेटिकल रोड मैप के ऊपर, जिसको हम पैराडियम कहते हैं। तो पैराडियम इज़ अ बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी का जो इमेज होता है उसको पैराडियम कहते हैं। थ्योरेटिकल पैराडियम प्रोवाइड अ बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी दैट गाइड थिंकिंग एंड रिसर्च। अब पैराडियम जो रोड मैप होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, तो उसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमें गाइड करता है कि हमने अपनी सोच को कैसे रखना है, हमारी सोच कैसी है और उसके मुताबिक हमारे पास आइडियाज़ क्या होंगे और हमने रिसर्च कैसे करनी है। फिर हम ये देखते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है वो स्टैटिक रहती है, बस जामद रहती है, एक जैसी रहती है, उसमें कोई भी तब्दीली पैदा नहीं होती। अगर उसमें तब्दीली पैदा हो रही है या चेंजिंग आ रही है तो वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है और उसको हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर हम तब्दीली कैसे ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे पैराडियम के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो 3 मेजर पैराडियम हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शन और दूसरा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट है और तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शन पैराडियम को हम डिस्कस करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम whose part work together to promote solidarity and stability। कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शन पैराडियम जो है वो एक आपके पास फ्रेमवर्क होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, जो कि कम्प्लेक्स सिस्टम को पार्ट्स होते हैं, जब हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि सोसाइटी जो है वो स्टेबल हो जाए। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन पैराडियम। अब स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि स्ट्रक्चर को वो कहता है कि ये सोशल स्ट्रक्चर हमारे पास 3-4 किस्म के हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के हम कह सकते हैं। उसमें फैमिलीज भी हैं, वर्क प्लेस भी है और क्लासरूम भी है। अब उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन में ये देखें कि जैसे हम फैमिलीज़ के अंदर सर्वाइव करते हैं तो हम फैमिलीज़ के अंदर हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारा भाइयों के साथ ताल्लुक कैसा है, हमारा वालदैन के साथ कैसा है, हमारा ख़ानदान के साथ, दूसरी बरादरी जो है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम दोस्तों के साथ किस तरीके का हमारा बिहेवियर है। उसके बाद हम अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में एक मुकाबला और कंपटीशन का माहौल होता है कि हर किसी स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स हासिल करे। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है होनी चाहिए, वो समझता है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे स्टूडेंट से अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में जो फंक्शन क्या आएगा कि जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ वो वर्क इकट्ठे करते हैं, तो उनके अंदर ये भी जेलसी एक नुमा पैदा होती है कि एक अगर किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है किसी वर्क पे और दूसरे को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो उनके दरमियान थोड़ी सी जेलसी पैदा हो जाती है और एक कंपटीशन का माहौल भी पैदा होता है। वो चाहता है कि दूसरे एम्प्लॉयज़ की निस्बत मैं ज़्यादा वर्क करूँ, अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँ, ताकि मैं किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मकाम पैदा करूँ और एक अच्छी पोस्ट पे चला जाऊँ। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चरल फंक्शन हैं। उसमें सबसे पहले हार्बर्ट स्पेंसर जो है, जिसका टाइम पीरियड 1820 से लेकर 1903 तक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसने सोसाइटी को कंपेयर किया है कि वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, जैसे एक जिस्म होता है। अब हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स हैं वो स्ट्रक्चरल हैं, जैसे स्केलेटन है, मसल्स हैं या इंटरनल ऑर्गन दूसरे हैं, जैसे हमारे पास दिल है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा जिगर है, हमारा दिमाग है। अगर ये स्ट्रक्चर सही तरीके से काम करेगा तो हमारा जो जिस्म है वो सही अंदाज से परफॉर्मेंस देगा, सही रहेगा। अगर उनमें से कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करता तो इसका मतलब जो हमारे जिस्म है वो ठीक नहीं रहेगा, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी।
तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती है, हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को परफॉर्म नहीं कर सकें। तो इसी तरह वो कहता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर हैं वो फैमिलीज़ के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ऑफिस के अंदर वर्किंग इसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये सारा सिस्टम सही तरीके से हर ऑर्गन, हर सिस्टम परफॉर्म करेगा, तो हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे अंदाज में स्टेबल रहेगी। सेकंड है, टॉलकॉट पर्सन जो हैं वो उनका जो टाइम पीरियड 1902 से 1979 तक है, वो सोसाइटी को कहते हैं कि वो एक सिस्टम की तरह नज़र से देखते हैं। उनका नज़रिया ये है कि जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम है। किसी भी सिस्टम के अंदर एक छोटे-छोटे हम टास्क देते हैं, फिर उन टास्क को कंप्लीट किया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है। क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि हमने सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना होता है। तो और अगर अगर हम छोटे-छोटे टास्क को सर्वाइव करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम बड़े टास्क की तरफ जाएँगे और उनको फिर परफॉर्म करेंगे। तो जिसकी वजह से हम सोसाइटी को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उसको स्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट के मॉर्टन जो हैं वो उनका जो टाइम पीरियड है 1910 से 2003 तक है, वो इसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। जो पैराडियम है उसको थोड़ा-सा मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। उसमें वो पहले उसने 3 पॉइंट बना दिए उसके कि वो कहते हैं कि पहला ये है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी सोशल पैटर्न आर लाइकली टू डिफर फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ द पीपल। कि जो सोशल पैटर्न है लोगों के वो मुख्तलिफ हैं। जैसे पहले ज़िक्र किया गया कि जो बॉडी ऑर्गन की तरह एक सोशल पैटर्न है वो उस तरीके से नहीं कि जो बॉडी ऑर्गन है वो एक तरीके से काम कर रहे हैं तो बस ठीक है, सारे हर चीज़ ओके है। लेकिन यहाँ पे मर्द और औरत के लिए मुख्तलिफ रवैया देखा गया है हमने। सोसाइटी के अंदर, एक ख़ानदान के अंदर बच्चों के लिए, औरत के लिए और मर्द के लिए मुख्तलिफ किस्म के रवैये हैं। जैसे मर्द के लिए को हर किस्म की अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए उसको मौका दिया जाता है और औरत के लिए उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए लिमिट लगा दी जाती है, भी आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। तो उसमें सेकंड पॉइंट कहता है कि पीपल रेयरली परसीव ऑल द फंक्शन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसको वो 2 फंक्शन में कह सकता है। एक मैनिफेस्ट फंक्शन कहता है और दूसरा लेटेंट फंक्शन कहता है। अब मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड सीक्वेंस ऑफ द सोशल पैटर्न। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है। और लेटेंट फंक्शन ये है कि द लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनइंटेंडेड सीक्वेंस है। अ मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे हम किसी भी एक स्कूल को ले लेते हैं कि एक स्कूल का जो अहम मकसद होता है, मेन मकसद होता है, वो है तालीम देना, कि वहाँ से तालीम हासिल की जाए। और टैलेंट फंक्शन में ये होगा कि वहाँ को स्कूल को एक ऐसे बिज़नेस के तौर पे ले लिया गया है कि वहाँ से हमने पैसा कमाना है, वहाँ से अर्निंग करनी है, बच्चों से फ़ीस लेनी है और मुख्तलिफ किस्म के हम वहाँ पे फंक्शन करवाते हैं जिसमें कलर डे वगैरह आ गया, पेरेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स गाला आ गया और मुख्तलिफ किस्म फंक्शन की वजह से हम वहाँ से फिर पैसे अ, हासिल करते हैं जो कि हमारा बिज़नेस एक तौर पे हमने ले लिया है, तो वो आ जाएगा लैटेंट फंक्शन के अंदर। तीसरा कहता है नॉट ऑल द इफेक्ट ऑफ एनी सोशल सिस्टम बेनिफिट एवरीवन इन सोसाइटी। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर ये कही गई है कि जो भी सोशल सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है, वो हर सोसाइटी के अंदर वो बेनिफिट नहीं होता। कि उससे हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता। हर फंक्शन जो है वो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं देती, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, वो हार्मफुल भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्रिटिकल एवोल्यूशन आए, फिर इस पे जो पैराडियम ये दिया गया उस पे थोड़ी-सी तनकीर भी की गई। मुख्तलिफ किस्म के सोशियोलॉजिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो हर चीज़ ओके है, बिल्कुल ओके राइट है। तो फिर ये जो माशरे के अंदर तनाव पैदा होता है, मुख्तलिफ किस्म के तज़ाद आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो टेंशन्स पैदा हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं? उसकी असल वजह ये है कि आपने इनइक्वालिटी कर दी है। लोगों के अंदर तज़ाद पैदा कर दिए, मर्द के लिए और मकाम बना दिए गए, औरत के लिए और मकाम बना दिए, तो लिहाजा ये पैराडिगम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से फिर ये दूसरा पैराडिगम आया जिसको नाम दिया गया द सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडिगम। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडिगम फ्रेमवर्क सीज सोसाइटी एज एन एरेना इन इक्वालिटी दैट जनरेट कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। अब इसके अंदर मेन मकसद कॉन्फ्लिक्ट का पहला तो मतलब ये होता है कि तज़ाद, अपोजिंग एक्शन, कि एक का दूसरे के साथ तज़ाद क्या है, वो उसकी सोच मुख्तलिफ क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि इसके अंदर इनइक्वालिटी पैदा की गई थी जिसकी वजह से इस पैराडिगम को लाना पड़ा। अब इनइक्वालिटी जो है वो किस वजह से है? तो वो ये तालीम की वजह से भी हो सकती है, एजुकेशन की वजह से भी होती है। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कुछ कम पढ़े लिखे हैं। जो ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं वो जो अनपढ़ होते हैं उनको तरजीह नहीं देते, उसको इंसान समझते ही नहीं। फिर दौलतमंद की तरफ गया कि जो मनी है, अमीर है, एक गरीब है, जो अमीर है उसका स्टेटस जो है वो अपना होता है, आला होता है और एक गरीब है उसका स्टेटस सही नहीं होता। तो अमीर जो है वो गरीब को एक इंसान समझता ही नहीं, उसको एक हकीर कीड़े की मानत समझता है। फिर पावर है, एक ताकतवर है, एक कमज़ोर है,
तो उसमें भी इनइक्वालिटी आ गई। एज के हवाले से भी एक यंग है, एक बूढ़ा है, तो रंग के हवाले से भी है कि एक गोरा है और काला है, तो ये भी इनइक्वालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर बातें की गई हैं। तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट थे वो कहते थे हम ये नहीं कहते या हम ये नहीं देखते कि एक बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर कितना टैलेंट है, अमीर है या गरीब, क्या वो स्कूल के अंदर फीस दे सकता है या नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर हैं जो सोसाइटी के अंदर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। उसने सारी चीज़ें स्कूल के हवाले से भी की हैं, चिल्ड्रन पुअर और रिच के हवाले से भी ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस कर दी। तो ये था दूसरा सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम। फिर इस पे भी मुख्तलिफ किस्म की तनकीद की गई, क्रिटिकल एवोल्यूशन किया गया कि ये जो आपने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता, पहले जो पैराडाइम था उसके अंदर सब अच्छा है की बात की गई, और दूसरे पैराडाइम को उसको नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले गया गया और उस पर तनकीद ही तनकीद की गई, जिसकी वजह से फिर तीसरा पैराडाइम आया, द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिक्र करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडिग्म था, उसमें जो माइक्रो मैक्रो लेवल थे, बहुत बड़े जो मेजर इशू थे, सिर्फ उनकी बात की गई, और जो माइनर थे, माइक्रो थे, छोटे जो लेवल थे, उस पे बात की ही नहीं गई। सिंबॉलिक में माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन पे बात की गई और उस पे फोकस किया गया। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडिग्म में ये कहा जाता है कि सीज द सोसाइटी एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी amounts of the shared reality that the people construct as they interact with one another. सो सिंबॉलिक अलामत को कहते हैं, अलामती तौर पे हमने कुछ जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इंसान का दूसरे इंसान से तल्लक क्या होता है, हम उनसे गुफ्तगू किस अंदाज से करते हैं, हमारा उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है, इंटरेक्ट हम एक दूसरे के साथ किस तरीके करते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ संबंध बना दिए हैं। जैसे कुछ मटेरियल है और नॉन मटेरियल संबंध होते हैं। जैसे विदाउट संबंध वी शुड हैव नो मैकेनिज्म टू परसीविंग अदर टू टर्म ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे हमने आंट, अंकल, एम्प्लॉयर एंड टीचर, नाम उनका एक कुछ है, उसकी वजह से उसकी पहचान है। कुछ हमने पेशे का नाम रख दिया जिसकी वजह से उसकी हमने पहचान कर दी, जिससे हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, हम रोज़मर्रा वो काम करते हैं जो वो और जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इन संबल्स के बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। वो कहता है कि संबल मेक सोशल लाइफ पॉसिबल, और उसने इस सोशल लाइफ को पॉसिबल बना दिया है। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता है कि हमने जो बिहेवियर थे, जो हमारी सोसाइटी थे, हमने उसको क्या किया, उसमें संबल्स बना दिए, जिसकी वजह से हमारी एक पहचान होगी। कोई उस्ताद हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई रिश्ते में माँ होगी, बाप हो गया, बेटा है, बेटी, बहू, तो ये सारे कुछ संबंध बना दिए जिसकी वजह से हम रोज़मर्रा गुफ्तगू भी करते हैं और एक दूसरे के साथ उस जैसा बिहेव भी करते हैं। तो ये सारी इस चीज़ में आ जाती है। तो अगर हम तीनों के बारे में करें कि पहले में जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर था उसमें हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर है और ये सोसाइटी जो है उसके मुताबिक काम कर रही है, तो सब अच्छा है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ये था कि कुछ तज़ाद आ गया, इनइक्वालिटी की बात की गई कि आपने सब अच्छे की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तज़ाद है, एक दूसरे को अमीर और गरीब को या कुछ चीज़ों पे कुछ वजूहात की वजह से एक दूसरे पे किसी चीज़ को बर्तरी दी गई। और तीसरे में सिंबॉलिक मकसद, कुछ अलामती हमने फ़र्ज़ी नाम रख दिए जिसकी वजह से हम सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी इस तीसरे जो पैराडिग्म था इसके अंदर भी क्रिटिकल एवोल्यूशन आई हैं, तो इसको भी तनकीदी नज़रिए से देखा गया है कि उसमें कहा गया है कि अगर आपने हर चीज़ को एक सिंबॉलिक दे दिया गया है, फैमिली और सोशल क्लास बना दी गया है, हर किसी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर दिया है, तो इसमें जो मेजर इशू थे इसके बारे में बात ही नहीं की। तो आपने सिर्फ छोटे से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो ताल्लुक था सिर्फ उसका ज़िक्र किया गया है, लेकिन 2 मेजर इश्यू थे उसके बारे में बात नहीं की गई। तो ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मसला हो या किसी भी बात की समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।